हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसके ये सारे जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लें। तो आज हम अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, चाहे वो एसओएल के बच्चे हों, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के हों यानी एनसीवैब के हों, या फिर वो रेगुलर कॉलेज के हों, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, हम आने वाले कुछ दिनों में ऐसी और वीडियोस भी अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल प्लस में प्रैक्टिकल जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो हम पूरा पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते और पूरा पूरा सिलेबस कवर करना कोई वर्थ इट वाली बात भी नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर को जैसा एनालिसिस किया उसके हिसाब से मेरे को जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं केवल उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखूँगा और उन्हीं के लिए हम वीडियोस शूट कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो उसी के लिए रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूँगा। तो आप इस सीरीज़ में बने रहिए। और इतना है कि अगर आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी देखोगे तो उसके बाद आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट रिकॉर्ड्स प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल डेटा। अब इसी डेफिनेशन को आपने क्लास 11th में पढ़ा था कुछ अलग तरीके से, जिसके अंदर आपने पढ़ा था, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन मेजर, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रिटेशन। तो ऐसा सब पढ़ा था आपने। उसी को हमने क्या करा है यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड कर दिया है डेफिनेशन को, और यहाँ पर लिख दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स प्रोसेसेस and communicates the financial data. It supports informed decision making by various stakeholders. अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एक जैसे कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर जो जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिन जिन का एक तरह से इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इट एक्ट्स एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये एक लैंग्वेज है बिजनेस की, जो कि बिजनेस अपने बारे में बताता है बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, providing a structured way to understand a company's financial performance and position. एग्जाम्पल के लिए अ कंपनी प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, एक कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है। उस एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है? एनुअल इनकम स्टेटमेंट होता है जिससे कि उसका प्रॉफिट लॉस पता चलता है। इसके अलावा और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, सीएफएस हो गया आपका, है ना। इसके अलावा आपका बैलेंस शीट हो गई, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि यूजर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो हमारे ये वाले यूजर हो गए इंटरनल, और दूसरे हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। तो देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स की बात करेंगे, वो सारे जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे बिजनेस से, जिसमें सबसे पहले आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? अकाउंटिंग डेटा को यूज करके आगे के लिए प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ऑपरेशंस को रेगुलेट करना और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेना। ठीक है, इन फ्यूचर हमें क्या क्या करना है, इन फ्यूचर हमारे प्लान्स क्या होने चाहिए, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये सब प्लानिंग जो होती है, ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग करने में इंफॉर्मेशन है उसकी बड़ी हेल्प होती है। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉय हो गए इंटरनल यूजर्स का पार्ट। इसके अलावा ओनर हो गया। ठीक है, तो वो किस लिए चाहिए, उनको किस लिए चाहिए? जैसे एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि कंपनी सैलरी में हाइक दे, इसके अलावा बोनस दे, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी पर्क्स होते हैं उनको थोड़ा बढ़ा दे। ठीक है, तो वो इस आस में बैठे हुए होते हैं। और जो ओनर होता है उसको तो भाई प्रॉफिट लॉस जानना है अपना। ठीक है, बिजनेस में क्या कर रहा है, उसका प्रॉफिट मतलब उसका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज बिजनेस, हर बिजनेस, जिससे कि वो इवेलुएट कर पाएगा। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। अब एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स हो गए, फिर क्रेडिटर्स हो गए, फिर उसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई जिसमें टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले होते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखे तो देख लेना। ठीक है, इससे पिछली वीडियो है प्ले लिस्ट में ही। तो इसके अंदर दूसरा है हमारा रोल ऑफ एआई एंड डेटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कि
अकाउंटिंग तो हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, ठीक है। पहले हम बुक्स में किया करते थे, फिर हमने टैली जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करे जिसको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर एआई की तरफ भी मूव कर चुके हैं अकाउंटिंग में भी, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज रिवोल्यूशनाइजिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि एआई जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गई है आजकल हर एक आस्पेक्ट में, ठीक है। हम जितने भी रोज़मर्रा के काम करते हैं उनमें एआई का बहुत बड़ा रोल होने लग गया है इस्तेमाल, ठीक है। तो एआई करता क्या है, एआई बेसिकली ऑटोमेट कर देता है रूटीन प्रोसेसेस, जैसे रोज जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है या जो भी चीज़ों को आपने एनालाइज करना है, ठीक है, स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो वो सब चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो आप एआई के थ्रू, ठीक है। जैसे कि इनवॉइस मैचिंग, रिकॉन्सिलेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीमलाइंस पेरोल बनाना, और इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एआई की, क्योंकि एक तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एक ह्यूमन की माना कि मैंने थिंकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, क्रिएटिविटी ज़्यादा हो सकती है, इनोवेटिव ज़्यादा हो सकता है एक ह्यूमन, क्योंकि एआई को भी बनाने वाला ह्यूमन ही है। लेकिन अगर आप सच में देखेंगे तो एआई हैज़ नो मतलब कहते हैं ना नो बाउंड्रीज, एआई की कोई बाउंड्री नहीं है सोचने की, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज़ की कोई सीमा नहीं है। दैट्स वाई एआई सब काम कर सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। अब डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डेटा और दूसरा एनालिसिस, ठीक है। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए हम डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल क्या है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है सब कंपनीज के पास, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, एआई का यूज़ कर सकती है, ठीक है। एआई का यूज़ करने से क्या होगा, वो डेटा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, फैसिलिटेट करता है एनालाइज करने में किस चीज़ को, एक्सटेंसिव फाइनेंशियल डाटा सेट्स, जो भी बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं हमारे, उनको हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूएबल इंसाइट उनमें से निकाल सकते हैं इन अ जस्ट वन क्लिक, ठीक है। सपोर्ट्स प्रिडिक्टिव मॉडलिंग फॉर इम्प्रूव फोरकास्टिंग, इससे हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, और फोरकास्टिंग के बेसिस पे फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। तो एग्जांपल के लिए एआई कैन स्कैन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सेकंड टू डिटेक्ट यूजुअल पेमेंट्स, अनयूजुअल पेमेंट्स, जस्ट लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स फाइल्स फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसेस फोर प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फोर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें RFCU, ठीक है, RFCU। तो आर से रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस मेड बाय यूजर्स, जो भी यूजर डिसीजन लेना चाहते हैं उनको इन्फ्लुएंस करे, ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट शुड बी टाइमली एंड हैव प्रेडिक्टिव और कन्फर्मेटरी वैल्यू, फेथफुल होनी चाहिए, ठीक है। फेथफुल इन द सेंस इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, मतलब उसके अंदर कोई ऐसे एरर नहीं होने चाहिए जिनसे कोई डिसीजन अफेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक फिनोमिना इट परपोर्ट्स टू रिप्रेजेंट। इसके अलावा कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब कि आप इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को दूसरे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ इजीली कंपेयर कर पाओ, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मस्ट इनेबल यूजर्स टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन आइटम्स, और साथ ही जैसे दो तरह का कंपैरिजन होता है आपका, ठीक है, एक तो आपका इंटर फर्म हो गया और एक इंट्रा फर्म हो गया। इंट्रा मतलब विद इन, ठीक है, और इंटर मतलब बिटवीन। तो जब आप अपनी फर्म को दूसरी फर्म से करोगे इंटर फर्म कंपैरिजन, तो इसको भी एक तरह से फैसिलिटेट करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा इंट्रा फर्म, जब अपने बिजनेस के अंदर ही आप प्रीवियस ईयर को इस ईयर से एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना चाहोगे तो वो भी बड़ा ईजी हो जाता है। कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग मेथड्स इनहेंसेस कंपेरेबिलिटी ओवर द टाइम अक्रॉस एंटिटीज। अंडरस्टैंडेबिलिटी, लास्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो ये प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड क्लियर एंड कंसाइजली, तो इन्फॉर्मेशन जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से प्रेजेंटेड होनी चाहिए, जिससे कि उसको आसानी से समझा जा सके। इट मस्ट बी comprehensible टू यूजर्स विद अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर कोई एक यूज़र है और उसको बेसिक चीज़ें पता है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं, किस चीज़ के लिए क्या मतलब टर्म कॉइन किया जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, तो वो भी आसानी से समझ सके, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए इजीली। जैसे एग्जांपल, बैलेंस शीट डिजाइन इन द सेम फॉर्मेट एवरी ईयर मेक्स इट इजियर इन्वेस्टर टू स्पॉट ट्रेंड्स जस्ट लाइक कंपेयरिंग ग्रेड्स फ्रॉम डिफरेंट सेमेस्टर्स। ठीक है, जैसे आप रिजल्ट आता है सेमेस्टर वाइज आता है, तो उनमें आप ग्रेड को कंपेयर कर सकते हो इजीली। इसी तरह से बैलेंस शीट में भी हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं फंक्शंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 11th, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हम देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स सेवरल की फंक्शंस एंड हैज इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। फंक्शंस की बात करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप अगर एग्जाम में आता है तो आपको इनको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कुछ पेजेस में। तो सबसे पहले फंक्शंस की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन जनरल। ठीक है, सबसे पहला काम होता है इसका जनरल में सिस्टमेटिकली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। फिर उसके बाद क्लासीफाई करना इनटू लेजर, ठीक है, मीनिंगफुल कैटेगरीज के हिसाब से। फिर उसका समराइज करना, समरी बनाना यानी ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाना। फिर कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आती है स्टेक होल्डर्स को। ठीक, एडवांटेजेस की बात करें, क्या क्या मतलब फ़ायदे हैं अकाउंटिंग करने से आपको। तो सबसे पहला, एड्स इन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तो आप जो पहले डिसीजन ले रहे थे, पहले ऐसे ले रहे थे लेट सपोज, अब आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी जब आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आप ज़्यादा अच्छा बेटर डिसीजन ले पाओगे पहले के मुकाबले। ठीक है, तो वाई प्रोवाइडिंग रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस। और आपके पास लीगल एविडेंस भी होता है क्योंकि आप इसके अंदर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हो, चीज़ें क्लासीफाई करते हो, सब चीज़ मतलब रिकॉर्ड करते हो। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये लीगलाइज्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जब भी कोई डिस्प्यूट वगैरह हो या ऑडिट पे आता है कोई बाहर से आपके पास सीए वगैरह, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी बाय ट्रैकिंग एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, क्योंकि लिमिटेशन तो हर चीज़ की होती है। तो प्राइमरली रिकॉर्ड्स मॉनेटरी आइटम्स, इसके अंदर सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है किसी के भी यहाँ पर। नेग्लेक्टिंग नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इन इज हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल है क्योंकि हम इसके अंदर हिस्ट्री के हिसाब से जो कॉस्ट चल रही है उसी पे रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पास्ट ट्रांजेक्शंस रादर देन फ्यूचर इवेंट्स, इन्वॉल्व्स एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। इसके अंदर एस्टिमेट लगाया जाता है कई चीज़ों का और जजमेंट लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में जो यूजफुल लाइफ होती है ना, यूजफुल लाइफ है किसी भी एसेट की, तो वो तो एस्टिमेटेड ही है ना, उसको एक्चुअल थोड़ी आप कर सकते हो, एक्चुअल किसी की लाइफ के बारे में थोड़ी बता सकते हो। चलो वो मशीनें तब भी नहीं बता सकते। ठीक है, विच कैन इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिविटी, जिससे कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है। एग्जाम्पल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ न्यू बिल्डिंग बट नॉट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जस्ट लाइक योर ट्रांसक्रिप्ट shows grades but not your learning journey। ठीक है, आगे चलते हैं। now we have branches and basis of accounting, how much branches are there and what are the basis of accounting। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग encompasses various branches, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है and employs different अकाउंटिंग बेसिस। ठीक है, जो कि डिफरेंट अकाउंटिंग बेसिस पर काम करती है। ब्रांचेस की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया था यू हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यू हैव कॉस्ट अकाउंटिंग, यू हैव कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, और यू हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इतनी तरह की अकाउंटिंग होती है हमारी यूजुअली। तो सबसे पहले ब्रांचेस की यहाँ पे बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि फोकस रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पर, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ये सब चीज़ें। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, नॉट जस्ट एक्सटर्नल, ऑल्सो इंटरनल यूजर्स। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, असिस्ट इन डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। अगर मान लो आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। कॉस्ट सेंटर्स वैसे तो हर एक टाइप के बिजनेस में होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्पेशली एक सीएम में रखा जाता है। ठीक है, जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहलाता है, जिसका काम होता है बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग करना, कॉस्ट अकाउंटिंग करना। ठीक है, अगली है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरह से सीधे सीधे मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर्स फॉर इंटरनल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही डेटा लेता है। ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, देयर आर टू प्रिवेलिंग बेसिस, जो दो सबसे ज़्यादा फेमस बेसिस है अकाउंटिंग करने के। एक है हमारा कैश बेसिस, जिसके अंदर हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज जब करते हैं जब हमें कैश रिसीव हो जाता है, और खर्चों को भी जब लिखते हैं जब हम कैश पे कर देते हैं एक्चुअल में। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, रिकॉग्नाइज रिवेन्यू व्हेन अर्नड
एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड, यानी इसके अंदर तो हम जैसे हमने पैसा कमा लिया तो वो हमें रिसीव नहीं हुआ, लेट सपोज सैलरी हमारी ड्यू हो गई लेकिन मिली नहीं है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो हमारा एक तरह से इनकम का पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई खर्चा है, रेंट है, रेंट आपने 2 महीने का रेंट दिया नहीं, वो रह गया, ठीक है, वो मतलब ओवर ड्यू हो गया है, तो वो एक तरह से आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, तो आप उसको भी रिकॉर्ड करोगे एज अ लाइबिलिटी, रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो, चाहे आपको मिला या नहीं मिला, चाहे आपने पे किया या नहीं किया, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से, एक्रूवल की वजह से हमारे को ये कुछ मतलब टर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग हो गया कोई एक्सपेंस, ठीक है, इसके अलावा आपका एक्रूड हो गई इनकम, एक्रूड इनकम हो गई, ठीक है, जिसको अनपेड एक्सपेंस भी कह सकते हैं, और इसको हम एक्रूड इनकम को इनकम अनएक्सपायर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्म देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडवांस पेमेंट हो गई किसी चीज़ की, तो प्रीपेड एक्सपेंस में काउंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपने पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, है ना, कैपिटल और रिवेन्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आउटले, यानी आउटले मतलब कोई भी आपने खर्चा किया जिससे कि आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, सच एज परचेजिंग अ फैक्ट्री और इक्विपमेंट, कोई मशीन वगैरह परचेज करी, तो उससे क्या होगा, आपको एक लंबे टाइम के लिए बेनिफिट मिलता रहेगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। These are typically significant investment that enhance the company's earning capacity over multiple accounting periods। यानी ये वाला खर्चा आपने 1 साल कर दिया, ठीक है, इस टाइम पे करा, तो इसका बेनिफिट आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा आपको, है ना, लंबे अकाउंटिंग पीरियड्स तक मिलता रहेगा, तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आपकी रिवेन्यू को जनरेट करते हैं, ठीक है, रिवेन्यू जनरेशन में हेल्प करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द कैपेसिटी टू अर्न रिवेन्यू, वाइल रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो आप खर्चा करते हो, ठीक है, रिवेन्यू बढ़ जाए और रिवेन्यू जनरेट होता रहे, उसके लिए जो भी हमें खर्चा करना पड़ता है, तो वो सारा हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा वही कंटिन्यू है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म एक्सपेंस होते हैं एक, जो कि इनकर्ड होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में किसी भी बिजनेस के, सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरीज हो गया, इसके अलावा फैक्ट्री का रेंट वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दीज एक्सपेंडिचर्स आर रेकरिंग इन नेचर, ये रेकरिंग होते हैं, बार बार करने होते हैं हमें, ठीक है, हमें लगातार अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो हमें लगातार ये खर्चे भी करने होंगे, एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन द करंट लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप जिस लेवल पे अभी काम कर रहे हो उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए भी आपको बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी लेट सपोज 1 लाख चेयर्स बनाने की है ना, तो 1 लाख चेयर्स बनाने की है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब हो सकता है कंपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हो या नहीं भी कर रही हो, है ना, हो सकता है वो अंडर यूटिलाइजेशन कर रही हो अभी अपने रिसोर्सेज का, तो 80,000 ही बनाती हो, ठीक है, 80,000, है ना। अगर वो 1,20,000 चेयर बनाना चाहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन लाइन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो कैपेक्स लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या लगेगा, कैपेक्स लगेगा। जबकि अगर वो 80 से अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने जाना चाहती है, तो जो खर्चा लगेगा वो होगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर ही यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ से आप यहाँ जाना चाहते हो फुल पे, तो जो खर्चा इंक्रीज होगा वो होगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाइल आप इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही चेंज करना चाहते हो, दैट मीन्स आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो, तो जो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल वर्सेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोबारा से, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, अब सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं है, अब रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो गया है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, तो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो कि ओनर्स इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, जिससे कि किसी कंपनी का कैपिटल बेस बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि कुल मिला के लाइबिलिटी का ही पार्ट होता है एक तरह से, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। दिस रिसिप्ट रिप्रेजेंट्स फंडिंग सोर्सेज दैट आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैपिटल रिसिप्ट इज ऑल्सो द सेल ऑफ एनी एसेट, है ना, जैसे आपने कोई क्या करा, एसेट को सेल कर दिया, सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, है ना, फिक्स एसेट आपके पास थी, आपने उसको सेल कर दिया, तो जब आपने उसमें इन्वेस्ट किया था, दैट वाज द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जब उससे पैसा वापस मिलेगा तो वो हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट, सिंपल, ठीक है। बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इनकम जनरेटेड, जो हमें डे टू डे सेल ऑफ गुड्स करने से, जो हमारी नॉर्मल ऑपरेशन, जो हमारा जो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं उनसे जो भी हमको
पैसा जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, जिसमें कमीशन हो सकता है इसके अलावा आपका सेल्स हो सकता है नॉर्मली, है ना, जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप करते हो। दीज रिसिप्ट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स कोर ऑपरेशंस। आगे चलते हैं, फिर से वही है, स्पेशल आइटम्स भी कुछ होते हैं जैसे कि इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट्स, जैसे बैलेंस शीट अभी बनी है, ठीक है, आपने अभी अभी अपने क्वार्टर का रिजल्ट प्रिपेयर किया है, उसके बाद सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दैट मे रिक्वायर डिस्क्लोजर, तो उनको हम स्पेशल आइटम की कैटेगरी में लिखते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स क्या होते हैं, अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स दैट हैव अ मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या परफॉर्मेंस। और प्रायर पीरियड एरर्स कौन से होते हैं, मटेरियल्स एरर्स डिस्कवर्ड इन प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एस्टिमेट्स का मतलब क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स सच एज डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करना, इसके अलावा बैड डेट के प्रोविजन बनाना एस्टिमेशन पर, विच आर इनहेरेंटली सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल की बात करेंगे, बाइंग अ कार फॉर ऑफिस यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वाइल पेट्रोल फॉर द कार इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारे कुछ अदर टर्म्स हैं जो कि हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोविजंस। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, मेथड होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एक कंपनी यूज करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। दिस इंक्लूड्स चॉइस लाइक द डेप्रिसिएशन मेथड, जिसके अंदर एसएलएम हो गया, डब्ल्यूडीवी हो गया, विच कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स एंड असेट वैल्यूज। अब जैसे कोई एक बिजनेस है वो एसएलएम को फॉलो करता है, ठीक है, दूसरा बिजनेस है वो डब्ल्यूडीवी को फॉलो करता है, तो दोनों के जो अर्निंग होंगी, अगर हम बेसिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम लेके चले, तब भी जो अर्निंग का इम्पैक्ट होगा, ठीक है, वो डिफरेंटली होगा, ठीक, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग अलग लगता है। अब मान लो हमने ना एक मशीन है जो 1 लाख की परचेज करी थी, 1 लाख की, ठीक है, अब 1 लाख की मशीन पे हम 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करें एसएलएम से, और 5 ईयर्स हो चुके हैं, या 5 ईयर्स छोड़ो, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करेंगे नहीं, ठीक है, 3 ईयर्स हो चुके हैं, तो 3 ईयर्स हो चुके हैं, तो अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 15,000 पर ईयर, 5,000 ही लगेगा फ्लैट, है ना। लेकिन इससे कितना लगेगा, पहले ईयर लगेगा 5,000 डब्ल्यूडीवी से, फिर 95,000 की बचेगी, 95 पे 9 पंजे 45 और 5 पच्चे 25, 45 और 25 कितना हो गया, 4750, 4750। अब देखो ये कम लग रहा है हर साल, धीरे धीरे कम होता जाता है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर अर्निंग क्या होगी, आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, है ना, और यहाँ पर अर्निंग क्या होगी, कम दिखाई पड़ेगी। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करता है ये सब, है ना। इसके अलावा कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दीज पॉलिसीज क्रूशियल फॉर कंपेरेबिलिटी। अगर आप ये करते रहोगे लगातार पॉलिसीज को इस्तेमाल एक तरह की, ठीक है, तो आप एक तरह से कंपेरेबिलिटी को ईजी बनाओगे अपने बिजनेस की, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी उसको। इसके अलावा फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू इज द एस्टिमेटेड प्राइस एट विच एन एसेट कुड बी सोल्ड और अ लायबिलिटी ट्रांसफर्ड इन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन between market participation. It often uses to measure the value of asset liability when market prices are available, providing current and relevant valuation. तो फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर हमने कोई एसेट परचेज करनी है या कोई लाइबिलिटी पे करनी है, तो हमें कितना पे सेटलमेंट करना चाहिए, वो एसेट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, उसके फ्यूचर बेनिफिट्स, जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज होंगे, वो हमारे लिए, मतलब जितना हम आउटफ्लो कर रहे हैं आज की डेट में, आउटले कर रहे हैं, तो क्या उसको कॉप अप कर पाएगा, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये सब कैलकुलेट करते हैं हम फेयर वैल्यू के बेसिस पे। और फेयर वैल्यू के अंदर हम फ्यूचर वैल्यूज भी निकालते हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यूज भी निकालते हैं कुछ चीज़ों की, फिर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे को एक तरह से एक्चुअल पोजिशन देखने में अपने बिजनेस की, ठीक। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज। जैसा कि आपको पता है प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन भी एक लायबिलिटी है, लेकिन ये अनसर्टेन अमाउंट के लिए, और टाइमिंग भी नहीं पता हमें। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, अब वो तो हमने एस्टिमेट कर रखा है कि हमें लग रहा है कि हमारे को 50,000 रुपये जो हम पाते हैं डेटर्स से वो नहीं देंगे पैसा, तो हमने उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। आर रिकॉग्नाइज व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ एक्सपीरियंस जिसके चलते हमने प्रेजेंट में तैयारी कर ली है एक तरह से, है ना, इन फ्यूचर कोई लॉस वगैरह हो या कोई एक्सपेंस अराइज हो जाए, ठीक है, जो कि अनसर्टेन हो और उसका अमाउंट भी अननोन हो, ठीक है, टाइमिंग भी ना पता हो, एंड इट्स प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, और उसको हमें इन फ्यूचर पे करना ही करना है, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं, तो यानी फ्यूचर कॉस्ट को पे करने के लिए पहले से रेडी रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन।
अब कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? A contingent liability is a possible future obligation such as pending court case, है ना। तो मैं इसके लिए एक लाइन कहता हूँ कि contingent liability is a liability which depends upon the happening or non happening of an event, यानी कोई अगर इवेंट है वो हुआ तो आपके ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी, ठीक है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी दैट मे और मे नॉट रिजल्ट इन एक्चुअल लाइबिलिटी, यानी आपके ऊपर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल कोर्ट केस आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। फेवर में गया तो कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, और अगर अगेंस्ट चला गया तो लेट सपोज आपको फी वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। फी तो वैसे भी देनी पड़ती है, खैर मतलब आपके ऊपर मान लो उन्होंने फाइन लगा दिया कोर्ट ने, ठीक है, आपको बोल दिया कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो वो एक तरह से आपके ऊपर कंटिजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक। तो उसको जब अभी रिकॉर्ड करेंगे तो कंटिजेंट लायबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और कंटिजेंट लायबिलिटी आर नॉट रिकॉग्नाइज ऑन द बैलेंस शीट, लेकिन उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बट आर डिस्क्लोज इन द फुट नोट्स, लेकिन जो नीचे लिखते हैं, जो फुट नोट्स हैं बैलेंस शीट के नीचे, उसके अंदर हम दिखा देते हैं कि भैया ऐसा कुछ है हमारे साथ केस, ठीक है, और आगे चल के लायबिलिटी अराइज हो सकती है इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो रिसोर्सेज इज मोर देन रिमोट, ठीक है। मतलब लग रहा है मैक्सिमम चांसेस है कि हाँ हो सकता है। वैसे तो देखो कोई बिजनेस ना अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई लायबिलिटी को शो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तरह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कंटिजेंट एसेट्स भी होती है क्या, कुछ देखते हैं। तो अ पॉसिबल फ्यूचर बेनिफिट, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सच एज पोटेंशियल विन इन अ लॉसूट। देखा, जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट जाएगा तो हमारे पर वो आ सकता है कि मतलब हमें मुआवजा देना पड़ेगा या कोई फाइन देना पड़ेगा, ऐसा कुछ। लेकिन अगर वो फेवर में चला गया तो हमें मिलेगा भी तो कुछ, तो दैट मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड। एग्जांपल, अ कंपनी सेट्स असाइड मनी इन केस सम कस्टमर्स डोंट पे बैक, सिमिलर टू स्टूडेंट्स कीप एक्स्ट्रा मनी असाइड इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कंटिजेंट एसेट्स भी हो सकती है, और अगेन इसको भी रिकॉर्ड नहीं करते हम बैलेंस शीट के अंदर। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली कॉल्ड गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए हर एक बिजनेस एंटरप्राइज यूज करता है, जिसके अंदर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को देखते हैं। सबसे पहले एंटिटी प्रिंसिपल। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या करता है, एक तरह से सेपरेट करता है ओनर को और बिजनेस को एक दूसरे से। अगला है मनी मेजरमेंट। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से हम क्या करते हैं, कैपिटल को भी लायबिलिटी कंसीडर करते हैं, है ना। कैपिटल को भी लायबिलिटी माना जाता है, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। तो वो इसी की वजह से होता है। अगला है मनी मेजरमेंट, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। गोइंग कंसर्न की बात करेंगे, अज्यूम्स बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर फॉर कंपनी, देयर इज अ लाइन व्हिच इज सेड प्रोमिनेंटली। उसका मतलब उसको इस तरह से कहते हैं कि मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। तो ये लाइन होती है जो कि गोइंग कंसर्न वाले प्रिंसिपल से निकल के आती है, कि हम अपने बिजनेस को ऐसा मानते हैं कि लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। दैट्स वाई जो भी हम एसेट वगैरह होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते चलते हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है। कॉस्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे, रिकॉर्ड एट ओरिजिनल परचेज प्राइस। रिवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करेंगे, इनकम रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड नॉट व्हेन रिसीव्ड। जैसा कि हमें पता है कि हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस पे तो क्या होता है, आपको रेवेन्यू जब भी रिकॉर्ड कर लेनी होती है जब आपने अर्न कर ली है, चाहे वो मिली है नहीं मिली है। इसी तरह से एक्सपेंस भी जब रिकॉर्ड कर लेना है जब आपके ऊपर ड्यू हो गया है, चाहे वो मिला है या नहीं मिला है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अब एक्रूअल और पीरियोडिसिटी की बात करें, तो मैच द इनकम एंड एक्सपेंसेस टू द राइट अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपने कोई एक एक्सपेंस करा है जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में जो भी इनकम जनरेट होगी वो उसके अगेंस्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाओगे उस ईयर के रिजल्ट के अंदर। बात करेंगे फुल डिस्क्लोजर एंड कंसिस्टेंसी की, तो बी ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट। फुल डिस्क्लोजर मतलब जो भी चीजें रिलेटेड है आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, इन फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, तो उसको आपको क्या करना है, फुल्ली डिस्क्लोज करना है अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में करना है। इसके अलावा आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो उसके नीचे भी करना है। मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बताता है कि आइटम्स एंड अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। आपको अगर लग रहा है कि नियर फ्यूचर आप कोई प्रॉफिट करने वाले हो, डोंट रिकॉर्ड दैट प्रॉफिट। बट आपको ये लग रहा है कि हाँ नियर फ्यूचर मेरे पर कोई एक्सपेंस अराइज होने वाला है, कोई लायबिलिटी अराइज होने वाली है, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। तो इसी के चलते हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रोविजंस, हम बनाते हैं रिजर्व्स, ठीक है। तो इसी की वजह से बनाया जाता है, इसी प्रिंसिपल की वजह से। आगे चलते हैं,
अब बात करते हैं IFRS क्या होते हैं। IFRS आर स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि मतलब इस लेवल की तो अकाउंटिंग होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए अकाउंटिंग, है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इंडिया, उनको हम क्या कहते हैं, इंड एएस, IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड बाय ICAI, है ना। ICAI मतलब जो CA वाला इंस्टीट्यूट है वो बनाता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया। बेनिफिट्स क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, कंपेरेबिलिटी इजी हो जाते हैं, रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट है। CRT जैसे कैथोड रे ट्यूब, है ना, मॉनिटर का टाइप था, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो CRT। C स्टैंड्स फॉर कंपेरेबिलिटी, R स्टैंड्स फॉर रिलायबिलिटी एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। इंड AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्स्ड विद IFRS, जो IFRS है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये ग्लोबल है ना, ग्लोबल है ये, और ये वाले इंडिया, है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेट सपोज। तो हमने क्या करा है, एक तरह से कन्वर्स कर दिया, दोनों को मिला दिया आपस में, ठीक है। हम ऐसे ओवररूल नहीं करते। हमारे यहाँ जैसे कि रीजनल चेंजेस होते हैं कुछ बहुत सारे, है ना, रीजनल चेंजेस होते हैं, कल्चरल चेंजेस होते हैं, तो इसके चलते हमने थोड़ा बहुत तो चेंज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो IFRS है यानी इंटरनेशनल वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम ओवररूल नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। तो IFRS ग्लोबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर यूनिफॉर्मिटी, एग्जाम्पल इंड AS-16 जो कि PPE के बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंश्योर करता है कि सारी कंपनीज जितनी भी इंडिया में है वो सेम तरह के रूल्स को फॉलो करें अपने रिपोर्ट्स को, ताकि कंपेरेबल बना सके, ठीक। तो अभी हम इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर। थैंक यू, ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड लर्निंग्स अहेड, और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। बाकी हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो 70 मार्क्स का आपका होगा एग्जाम, जिसके अंदर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर सब पार्ट्स भी होंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। जैसे 6-6 मार्क्स के सब पार्ट हो सकते हैं, 6-6, ठीक है। और इसके अलावा 6-4 मार्क्स के हो सकते हैं, 6-4-10 और 10-4-14, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, अपना पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में के अंदर जो यूनिट 1 के अंदर जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे आप, ठीक। कीप योर प्रिपरेशन अप टू द डेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, then you can post in comments